जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब मौन शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से बोलता है। जब एक नजर, एक अधूरा पत्र या एक अनकही विदाई किसी के दिल की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। ये वो क्षण होते हैं जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल देते हैं। आज रात हम जीन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस की मोहक दुनिया में लौटते हैं, जहां प्यार घमंड से जूझता है, दोस्ती शांत दुख में बदल जाती है और भाग्य अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ने लगता है। बैठक कक्षों की हंसी और अनकहे रहस्यों की फुसफुसाहट के बीच दिलों की अग्नि परीक्षा होती है और नियति की पहली दरारें साफ दिखाई देने लगती हैं। हर किरदार का भविष्य दांव पर है। श्री कॉलिंस के जाने के बाद लॉन्गबर्न के दिन शांत लगने लगे। हालांकि शांति एक ऐसा शब्द था जो श्रीमती बेनेट के घराने पर शायद ही कभी लागू होता था। एलिजाबेथ के इनकार पर उनकी निराशा आक्रोश में बदल गई थी और उनका आक्रोश जल्द ही निराशा में बदल गया था। लेकिन जैसे ही उनके विलाप हर गलियारे में गूंजने लगे, एक खबर आई जिसने उनके दुख को आश्चर्यजनक संतुष्टि में बदल दिया। श्री कॉलिंस ने फिर से प्रस्ताव रखा था और इस बार उन्हें स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि दुल्हन उसकी बेटियों में से नहीं थी, वो शार्लेट ल्यूकस थी। ये घोषणा बेनेट परिवार पर वज्रपात की तरह गिरी। एलिजाबेथ को विश्वास ही नहीं हो रहा था। शार्लेट, उसकी बुद्धिमान और व्यावहारिक सहेली, मिस्टर कॉलिंस जैसे हास्यास्पद और अहंकारी व्यक्ति से विवाह कर रही थी। ये केवल दोस्ती से ही नहीं बल्कि सिद्धांतों से भी विश्वासघात था। फिर भी शांत और दृढ़ शार्लेट ने अपनी पसंद को सीधी साधी ईमानदारी से समझाया। उसे न तो प्रेम की अभिलाषा थी, न ही कविता की, बल्कि सुरक्षा की चाह थी। और एक ऐसी दुनिया में जहां एक महिला का सुख उसके पति की दया पर निर्भर करता है, सुरक्षा एक प्रकार की बुद्धिमत्ता थी। एलिजाबेथ ने समझने का प्रयास किया, लेकिन उसका हृदय विद्रोह कर रहा था। हंसफोर्ड के लिए शार्लेट की गाड़ी को सड़क पर ओझल होते देख एलिजाबेथ ने मोहभंग का पहला तीखा दर्द महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि दुनिया उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा कठोर है। सर्दियां धीमी गति से बीत गईं। जेन, सलीन और शांत आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसकी आत्मा पर उदासी का गहरा साया था। मिस्टर बिंगले नेदरफील्ड छोड़कर चले गए थे और उनके साथ ही उसकी सारी दबी हुई आशाएं भी विदा हो गई थीं। अफवाहों का बाजार गर्म था। वो लंदन भाग गया है। मिस बिंगले ने उसके कान में जहर घोल दिया है। मिस्टर डार्सी ने उसे जबरदस्ती वहां से खींच लिया है। एलिजाबेथ का दिल क्रोध से उबल पड़ा। वो अपनी प्यारी बहन को किसी और के अहंकार की भींच चढ़ते हुए नहीं देख सकती थी। जब जेन को लंदन में अपने चाचा चाची गार्डनर परिवार के साथ रहने के लिए बुलाया गया, तो एलिजाबेथ ने राहत की सांस ली। उसने उम्मीद की कि दूरी उसके दर्द को कम कर देगी और शायद उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आएगी। मगर जल्द ही पत्रों ने एक भयानक सच्चाई उजागर कर दी। बिंगले के साथ एक भी मुलाकात के बिना हफ्ते गुजर गए। जेन ने शांत भाव से लिखा, अस्वाभाविक रूप से शांत, एलिजाबेथ ने महसूस किया। लेकिन हर पंक्ति में निराशा का गहरा दबा हुआ दुख था। उसने शालीनता से सब सहा, लेकिन एलिजाबेथ जानती थी जेन का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। लॉन्गबर्न में जिंदगी गपशप, मुलाकातों और अटकलों के अपने सामान्य चक्र में लौट आई। श्री विकम अपने आकर्षक व्यक्तित्व और मोहक मुस्कान के साथ अब घर के नियमित मेहमान बन गए थे। उन्होंने मिस्टर डार्सी के अहंकार और अन्याय के बारे में खुलकर बात की, और एलिजाबेथ, जो अभी भी अपनी बहन के साथ हुए अपमान से आहत थी, सहानुभूति से सुन रही थी। विकम के दुर्व्यवहार की कहानियों ने उसकी कल्पना को झकझोर दिया। उसकी उदासी और अच्छा स्वभाव उसे एक वीर पुरुष के रूप में चित्रित करते थे। दोनों के बीच एक गहरी समझ विकसित हो गई। उनकी बातचीत जीवंत और बेलगाम हो गई। लेकिन जैसे जैसे उनका परिचय गहराता गया, वो दूर जाने लगे, पार्टियों में अधिक समय बिताने लगे, दूसरों का साथ ढूंढने लगे, और एलिजाबेथ को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उनका ध्यान कभी गंभीर था भी। ये निराशाजनक था, लेकिन दिल तोड़ने वाला नहीं, क्योंकि एलिजाबेथ का दिल इतनी आसानी से नहीं जीता जा सकता था, और ना ही वो पूरी तरह से आजाद थी। वसंत ऋतु एक नई शुरुआत लेकर आई। शार्लोट, जो अब श्रीमती कॉलिंस थीं, का एक पत्र आया जिसमें एलिजाबेथ को हंसफर्ड पार्सनेज स्थित अपने नए घर में आने का निमंत्रण दिया गया था।
कुछ अनुनय विनय के बाद मिस्टर बेनेट ने अपनी सहमति दे दी, अपनी चतुर बेटी के लेडी कैथरीन डिबोर्ग के समारोहों में शामिल होने की संभावना से प्रसन्न होकर। एलिजाबेथ ने उत्सुकता और स्नेह से भरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। शार्लोट से दोबारा मिलना उसके लिए जरूरी था, और शायद अंततः ये समझना भी कि उसकी दोस्त ने ऐसे फैसले क्यों लिए। सफर लंबा जरूर था, लेकिन सुखद। जैसे जैसे परिदृश्य कोमल पहाड़ियों से बदलकर रोसिंग्स के भव्य पार्क में बदल रहा था, एलिजाबेथ का उत्साह बढ़ता ही गया। हंसफर्ड पार्सनेज साफ सुथरा और व्यवस्थित खड़ा था, हर कुर्सी और पर्दा अपनी जगह पर, शार्लोट की शांत और मेहनती लगन का जीता जागता प्रमाण। मिस्टर कॉलिंस ने अत्यधिक औपचारिकता से उनका स्वागत किया, इतना झुककर कि एलिजाबेथ को डर था कि कहीं वो फिर कभी उठ ही ना पाए। फिर भी उनकी बेतुकी बातों के बावजूद शार्लोट संतुष्ट दिख रही थीं। शायद खुश नहीं, लेकिन शांत जरूर। वो अपने घर को शांत शालीनता से चला रही थीं और अपने पति के अहंकार को सौम्य चतुराई से नियंत्रित कर रही थीं। ये देखकर एलिजाबेथ को प्रशंसा और उदासी दोनों का एक साथ एहसास हुआ। शार्लोट के शांत स्वभाव में एक गहरी बुद्धिमता थी, एक ऐसी बुद्धिमता जो एलिजाबेथ ने अपनी उग्र आत्मा के साथ अभी तक हासिल नहीं की थी। लेडी कैथरीन डिबोर्ग ने तुरंत प्रवेश किया। वे बिल्कुल वैसी ही प्रभावशाली महिला थीं जैसा मिस्टर कॉलिंस ने वर्णन किया था, दबंग, हठी और अपनी श्रेष्ठता के प्रति पूरी तरह आश्वस्त। रोसिंग्स पार्क में एलिजाबेथ को हर विषय पर घेर लिया गया। उसकी परवरिश, उसकी उपलब्धियां, उसका परिवार और उसका भाग्य, या यूं कहें कि उसका अभाव। एलिजाबेथ ने इन सब का सामना अद्भुत धैर्य और तीक्ष्ण बुद्धि से किया। उसकी स्वतंत्र सोच ने लेडी कैथरीन को, जो विरोधाभासों की आदी नहीं थीं, न केवल हैरान किया बल्कि कौतूहल से भर दिया। मिस्टर कॉलिंस कांप उठे। शार्लोट दबी मुस्कान से देखती रहीं और एलिजाबेथ शांत रहीं, अपने मेजबान की बेतुकी भव्यता से मनोरंजन प्राप्त करते हुए, शायद आनंदित भी। लेकिन रोसिंग्स के मेहमानों में एक ऐसा भी था जिसकी उपस्थिति ने माहौल को नाटकीय रूप से बदल दिया। मिस्टर डार्सी। वे अपनी मौसी से मिलने आए थे। उनके साथ उनके चचेरे भाई कर्नल फिट्जविलियम भी थे। जब एलिजाबेथ ने उन्हें पहली बार कमरे में प्रवेश करते देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, कुछ आक्रोश से प्रेरित, कुछ तीव्र जिज्ञासा से प्रेरित। नेदरफील्ड में हुई उनकी आखिरी मुलाकात की यादें अभी भी उसके मन में ताज़ा थीं, लेकिन समय ने उसके क्रोध को एक उत्सुक जिज्ञासा में बदल दिया था। डार्सी भी बदला हुआ प्रतीत हो रहा था। यद्यपि वो अभी भी संयमित था, उसके व्यवहार में एक ऐसी कोमलता झलक रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखें हर मल एलिजाबेथ को ही खोजती रहती थीं, किसी धृष्टता से नहीं, बल्कि एक ऐसी तीव्रता से जिसे अनदेखा करना असंभव था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी मुलाकातें लगातार होती रहीं, हालांकि शायद ही कभी योजनाबद्ध तरीके से। डार्सी छोटे मोटे बहाने बनाकर पादरी के घर आते रहते थे, शार्लोट से बात करने, उसके परिवार का हालचाल पूछने, हल्की फुल्की बातें करने, और अंत में उनकी निगाहें हमेशा एलिजाबेथ को ही ढूंढती रहती थीं। एलिजाबेथ हैरान होती, कभी मुस्कुराती तो कभी भावुक होती। कर्नल फिट्जविलियम हमेशा की तरह जीवंत और आकर्षक, अपनी चचेरी बहन की वफादारी और सम्मान की भावना की खुरकर प्रशंसा करते थे। फिर भी उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने सब कुछ बदल दिया। बिंगले पर डार्सी के प्रभाव की कहानी। फिट्जविलियम ने निर्लज्जता से स्वीकार किया कि उसी ने अपने मित्र को उस युवती से अलग होने की सलाह दी थी जिसके पारिवारिक संबंध उसके स्तर से कहीं नीचे थे। एक युवती, सौम्य, विनम्र और इस तरह के दर्द की बिल्कुल भी हकदार नहीं थी। एलिजाबेथ का खून खौल उठा। अब कोई संदेह नहीं था, डार्सी ने ही बिंगले को जेन से अलग किया था। उसका दिल क्रोध और अविश्वास से फट रहा था। इतना अहंकारी व्यक्ति उस पर कोमलता से देखने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वो प्रशंसा का दावा कैसे कर सकता है जब उसके घमंड ने उसकी बहन की खुशी को बेरहमी से नष्ट कर दिया था? उस शाम डार्सी पादरी के घर आया। उसका व्यवहार बेचैन था, उसकी बोली अटपटी थी। और फिर एलिजाबेथ के घोर आश्चर्य के लिए उसने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने अपने प्रेम के बारे में, अपने स्नेह और अपने अभिमान के बीच भयानक संघर्ष के बारे में बात की।
इस बारे में कि कैसे तर्क और सामाजिक पद ने उसे चुप रहने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन अंततः जुनून ने उन सब पर विजय प्राप्त कर ली। उसके शब्द हालांकि भावनाओं से कांप रहे थे, फिर भी श्रेष्ठता की स्पष्ट झलक दे रहे थे, मानो वो बदले में प्रेम की नहीं बल्कि एहसान की अपेक्षा कर रहा हो। एलिजाबेथ का उत्तर शांत था, लेकिन उसका हृदय धधक रहा था। उसने उसे अस्वीकार कर दिया, विनम्रता से नहीं बल्कि धार्मिक आक्रोश के साथ। उसने उस पर जैन के प्रति क्रूरता, विक्रम के प्रति अन्याय और अक्षम्य अहंकार का आरोप लगाया। हर शब्द एक घातक वार था। डार्सी पीला पड़ गया, मौन होकर सुनता रहा। उसका संयम चरम पर था। जब उसने अपनी बात समाप्त की तो उसने ठंडे कठोर स्वर में झुककर कमरे से प्रस्थान किया। अगली सुबह केवल सन्नाटा और गहरा पछतावा लेकर आई। कई दिन पीड़ा में बीते जब तक उसने उसे दोबारा नहीं देखा। फिर एक सुबह जब वो पार्क में अकेली टहल रही थी, वो अचानक उसके सामने प्रकट हुआ, पीला, गंभीर, एक पत्र थामे हुए। उसने उससे प्रार्थना की कि उसे पढ़े और झुककर बिना एक शब्द कहे चला गया। उस पत्र ने सब कुछ पलट दिया। उसमें डार्सी ने विक्रम के साथ अपने व्यवहार का भयावह सच उजागर किया। कर्ज, विश्वासघात और उसकी छोटी बहन के साथ भागने का घृणित प्रयास। और बिंगले के विषय में उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसने जेन को उदासीन समझा था। उसके शांत स्वभाव और उसके परिवार की विचित्रताओं से दिग्भ्रमित होकर। उसके शब्द पश्चाताप से भरे थे, उसका लहजा गंभीर था। एलिजाबेथ का क्रोध उलझन में बदल गया, एक ठंडी लहर की तरह। पत्र की हर लाइन ने उसे दर्दनाक स्पष्टता से झंझोड़ दिया, जैसे किसी ने सच्चाई का आईना दिखा दिया हो। उसे पूर्वाग्रह का एहसास हुआ। कितनी आसानी से उसने विक्रम पर विश्वास कर लिया था और कितनी निर्दयता से डार्सी को आंका था। शर्म से उसके गाल दहक उठे, मानो आग लग गई हो। उसकी बनाई हुई छवि घमंडी, हृदयहीन, भावशून्य, चूर चूर होने लगी। उस मलबे के नीचे एक और आकृति उभर आई, त्रुटिपूर्ण फिर भी सम्मान के योग्य। और जैसे ही उसने पत्र मोड़ा, एलिजाबेथ ने महसूस किया कि उसके चारों ओर की दुनिया चुपचाप स्थानांतरित हो रही है, जैसे किसी भूकंप के बाद परिदृश्य बदल जाता है। हंसफोर्ड में उसकी यात्रा समाप्त होने पर वो भारी किंतु जागृत हृदय के साथ चली गई। चार्लेट ने उसे जाते हुए देखा और उसकी आंखों में उसने जितना कहा था उससे कहीं अधिक समझदारी झलक रही थी। लॉन्गबर्न वापस जाते हुए एलिजाबेथ खामोश बैठी रही। उसके विचार बेचैन घोड़ों की तरह दौड़ रहे थे। गाड़ी के पहिए की हर आवाज उसके अपने हृदय की लय को प्रतिध्वनित कर रही थी, स्थिर, अनिश्चित और भविष्य की प्रतीक्षारत। उसके मन में दो आदमियों के चेहरे चमक उठे, विक्रम जो आकर्षण के मुखौटे में छिपा एक धोखेबाज था, और डार्सी जो सच्चाई के बोझ से दबा एक घमंडी आदमी था। लंदन में जैन के बारे में सोचते हुए उसने उस दर्द को महसूस किया जिसे दूरियां कम नहीं कर सकती, और अपने घमंड और अंधेपन को पहचाना। घर पहुंचते पहुंचते एलिजाबेथ बेनेट बदल चुकी थी। दुनिया नहीं बदली थी, बल्कि उसकी समझ गहरी हो गई थी। लॉन्गबर्न में शाम ढल रही थी और वो खिड़की के पास खड़ी थी, हाथ में चिट्ठी दबी हुई। शाम की हवा में ठंडक थी और दूर कहीं रात के किसी पक्षी की धीमी चीख गूंज रही थी, एकाकी, निरंतर, सुंदर। ढलती रोशनी में उसने देखा और लगभग खुद से ही फुसफुसाया, मैं भी, हम वो नहीं हैं जो हम दिखते हैं। और उस पल एलिजाबेथ बेनेट को एहसास हुआ कि उसकी कहानी और मिस्टर डार्सी की बस अब शुरू हो रही है। सबसे छिपी हुई वो तूफान जो दो दिलों को जोड़ेगा और तोड़ेगा, पहले से ही मंडरा रहा है, और इसकी पहली आहट अगले अध्याय में सुनाई देगी।